अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मियां रुआब। आज एक और बहुत मोटिवेशनल और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और इस स्टोरी को सुनाने वाले और इस स्टोरी को एक तरह लिखने वाले, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की स्टोरी है तो उन्होंने इसको लिखा है कहीं ना कहीं, वो चाहे दिल में लिखा हो, दिमाग पे लिखा हो। आज हमारा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिस्टर हसनैन मकसूद साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम या भाई, शुक्रिया बहुत बहुत पहले मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और ये स्टोरी सुनने के लिए, ताकि अगर लोगों को अपनी स्टोरी सुना सकूँ। और अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वालों को। आपकी ना जो प्रेजेंस है ना, ये हमारे लिए बड़ी वो रखती है, मैटर करती है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो जो लोग सुनते हैं, सीखते हैं, उसके अलावा हम खुद बहुत कुछ सीखते हैं हमसे, क्योंकि हमारा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो भी चुका होता है और कुछ ऑफ कैमरा भी बातें हो चुकी होती हैं, तो हमें इतना मतलब अमेजिंग लग रहा होता है और इतने इंटरेस्टिंग होते हैं ना हम उस चीज़ को लेके कि यार हाँ, आज एक नई कहानी और एक अच्छी कहानी सुनने को मिलेगी। तो बताएं, मतलब मेरा आपसे ये सवाल है, कौन है हसनैन? हसनैन तो पहले मैं बताता हूँ कि एक अभी फिलहाल जो मैं स्टार्ट है वो ये कि मैं रियल एस्टेट में जो है वो कह लें कि अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ इनिशियल स्टेजेस से। जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की, कैसे मैं आया यहाँ पे। वैसे तो मैं बिलोंग करता हूँ हैदराबाद से, जो एक बेसिकली गाँव है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे किसी को कुछ नहीं पता कि उसने शहर में आके क्या करना है क्या नहीं करता। बेसिकली वहाँ पे जो एजुकेशन रेट है वहाँ पे वो बहुत थोड़ा है। वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। पहले तो जब मैं 3.5 साल का था, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, ठीक है। मेरी वालदा ने स्टेप उठाया ये, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने स्टेप उठाया कि यार नहीं, मैंने इनको जो है वो एजुकेशन दिलवानी है। उन्होंने उनका प्लान था कि मैं इनको कम से कम किसी तरह मैट्रिक पढ़ा दूँ, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला का जो है वो कुछ और ही प्लान होता है। इंसान के हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने स्टेप लिया कि वो यहाँ पे हम पहले रावलपिंडी में आए। यहाँ पे जो है वो कुछ घर देखे और उन्होंने जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल की हमारे लिए, इस तरह की हमें किसी अच्छी एजुकेशन किसी अच्छे इदारे में डालें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उनको कुछ समझ आ सकी, लेकिन हमारी जो हेल्प करने में एक हमारे बहुत से पड़ोसी थे, उनका बड़ा अच्छा हाथ है। उन्होंने हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, SOS रेडर विलेजेस। ये बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आए हम, यहाँ पे उन्होंने हमारी इंटरव्यू वगैरह लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें रख लिया यहाँ पे। फिर जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी। इनिशियल जो मेरी एजुकेशन थी वो यहीं पे स्कूल है इनका अपना, वहाँ से स्टार्ट की मैंने। फिर उसके बाद मैट्रिक तक तो है वो सारी एजुकेशन यहीं से, अच्छी एजुकेशन। ये नहीं कि आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आपको जो है वो कुछ बताते कुछ हैं, करवाते कुछ हैं आपसे, आपको जो है प्रॉपर किसी चीज़ को प्रोवाइड नहीं करते, फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। तो यहाँ पे ये कि ईच एंड एवरीथिंग ये प्रोवाइड कर रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग। लाइक सुई से लेके आपको जो चीज़ चाहिए ना, ये आपको प्रोवाइड कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि एक चीज़ हमसे छीन तो गई, मेरे बाप उनसे छीन गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी वो मैं कहता हूँ किसी नेमत से कम नहीं थी, बहुत बड़ी नेमत थी हमारे लिए। खैर बात स्टार्ट कर रहे थे मैं कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन बेसिकली जो हमारी इसके बाद कंप्लीट मैट्रिक तो यहाँ से कंप्लीट कर ली और अच्छे मार्क्स वगैरह सब कुछ आ गया। उसके बाद स्टार्ट किया हमने पंजाब कॉलेज, लेकिन आप इनका अपना जो है वो कॉलेजेस वगैरह नहीं थे। अब आपके पास इसके बाद डिफरेंट होते हैं कि आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, लेकिन इन्होंने जो है वो हम पे रखा कि आप जो चीज़ चूज़ करो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। अब मेरा जो था वो कंसर्न सारा इसी में होता था कि मैं किसी कॉमर्स की फील्ड में जाऊँ, तो अपना बिजनेस वगैरह स्टार्टअप लेना था मैंने, जो मेरा हमेशा शुरू से गोल रहा है। तो मैंने पंजाब में एडमिशन लिया, वहाँ से कॉमर्स की डिग्री मैंने स्टार्ट कर ली और 2 साल की आपको इंटर की डिग्री होती है वो की। फिर उसके बाद जो है वो 1 साल मैंने उसके बाद BCom स्टार्ट किया, लेकिन वो कि मेरे से BCom हो नहीं पाया, तो उसमें दिल नहीं था मेरा। तो मेरी बोर्ड में जो है वो कह लें कि 6 सब्जियाँ आ गई उसमें, 6 सब्जियाँ आ गई उसमें, और मैं नहीं मतलब कि 2 साल मेरे में वेस्ट हो गए। मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया उसके बाद कि यार मैं शायद नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ नहीं सक रहा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चल रही होती है आपके माइंड में। आप सोचते हो कि यार पता नहीं आगे क्या होगा, जिंदगी शायद खत्म होगी इसके बाद। लेकिन मुझे एक चांस, उन्होंने मुझे एक और चांस दिया कि नहीं आप कर सकते हो। उन्होंने मेरे पे बिलीव किया। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो हायर मैनेजमेंट थी, ये उनकी खुशनसीबी है आप कह सकते हैं, और मैं ये इसके लिए उनको पूरा क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का। कि फिर मुझे खैर मेरे पास चॉइसेस थी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में कहेंगे हम आपको एडमिशन देंगे, लेकिन आपने पढ़ना है। तो मैंने जो है वो फिर ये लालकुर्ती में यूनिवर्सिटी एडकॉम्स वो एप्लीकेशन थी उसकी नवल के साथ, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, दोबारा से फिर एक नया स्टार्ट किया और BBA में मैंने एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल की डिग्री कंप्लीट की।
और अब जैसी कंप्लीट मतलब कि उसमें मतलब डिफरेंट फेजेस हैं। अच्छा, इसके अंदर ना ये थोड़ा थोड़ा करके मैं कुछ पूछना चाहता हूँ ताकि उन जो सवाल मेरे ख्याल में जो व्यूअर्स के हैं वो भी आप तक पहुँचे, उनको भी आप डिलीवर करो। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये कि थोड़ा सा ये बताएं, वो आप एक ही चाइल्ड है अपने माँ बाप के? हाँ बिल्कुल नहीं, मेरी बेसिकली एक बहन है। अच्छा अच्छा, हम दोनों इकट्ठे यहाँ पर। तो आप दोनों यहाँ पर आए थे एसओएस में? अच्छा, और अब ये एसओएस के बारे में मुझे तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप थोड़ा सा बता दें कि वो जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या उसकी फ़ीस ले रहे हैं या क्या है वो? नहीं, बेसिकली ये इस तरह होता है कि मेरे जो है मुझे स्पॉन्सर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशन में 150 से 300 अगर 300 के करीब तकरीबन थे उस वक्त, अब थोड़े बच्चे कम हो गए, तो हर एक बच्चे का जो है वो एक स्पॉन्सर होता है जो पर मंथ उसको स्पॉन्सर कर रहा होता है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग सारी जो एक्सपेंसेस वो उठा रहा होता है। सही सही सही। तो वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो डोनर ऐसे लोग लेकर आती हैं जो उनके सारी फंडिंग वगैरह को देख रहे होते हैं। Exactly. सही हो गया। तो वो जो थे आपके जो फंड्स वगैरह देते थे, उनसे भी आपकी कभी इंटरेक्शन होती थी या लाइक वो थे हिडन जिस तरह लोग देते हैं फंड, वो वाला काम था? नहीं, असल में तकरीबन कहने के 1 महीने 2 महीने बाद जब वो आते होते थे, हमसे प्रॉपर इंटरेक्शन होता था, हमसे वो फीडबैक लेते थे कि आपको जो है वो प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही, नहीं की जा रही, तो प्रॉपर चैनल ही थ्रू चलते हैं। सही। तो जब ये स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें आपने देखी, लाइक जब आप इधर आए थे कितनी एज थी आपकी? ऐसे मैं तकरीबन 4 साल का। 4 साल के। अब बच्चे को तो खैर इतना वो नहीं होती उस टाइम सूझबूझ के क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं। तो आपको ये कब चीज़ें मतलब रियलाइज़ होना शुरू हुई कि यार मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहा हूँ और मेरा बाप नहीं है और ये सारी चीज़ें, ये किस एज में जाके आपने फील करना शुरू की? अच्छा, पहले तो ये कि जो बंदा छोटा, आपको पता वैसी चीज़ें फील नहीं होती कि जब आपके वालिद साहब की डेथ होती है और आपको नहीं फील होती क्योंकि आपके सराउंडिंग में इतने लोग होते हैं कि आपको वो चीज़ फील ही नहीं होती। ठीक है, पहले बात हुई जब मैं यहाँ पे आ चुका था, उसके बाद ऐसे मेरे प्यार मिला यहाँ से मुझे, तो मुझे वो चीज़ें फील नहीं हुई। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जब थोड़ा गया ना अभी, तो अभी मुझे थोड़ी बहुत फील होती है कि यार मेरी ये जो है वो वालिद साहब नहीं है, तो ये है इस तरह है, बाकी इस तरह मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ कभी। सही सही। तो अच्छा, फिर आपने अपनी एजुकेशन ये सारी कंप्लीट की और मास्टर्स आपने किस में किया? मैंने बीबीए किया बेसिकली मार्केटिंग, उसके बाद मास्टर्स नहीं किया मैंने। अच्छा, बीबीए किया। उसके बाद आप आगे डायरेक्ट फील्ड के अंदर। रियल एस्टेट आपकी पहली जॉब थी या इससे पहले कुछ कर चुके थे? हाँ, उससे पहले मैंने जो है वो मेरे अपने अंकल थे, वो काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी वगैरह का काम कर रहे थे, उनके साथ मैंने जो है वो ये पटवारी सिस्टम जो था उसमें स्टार्टअप किया था मैंने बेसिकली। अच्छा। तो थोड़ा बहुत नो हाउ होने के लिए यार आपको पता हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि यार इस फील्ड में जो है वो आपको ये स्कोप है। सही हो गया। तो फिर जब आप प्रॉपर्टी की इस फील्ड के अंदर आ गए थे तो वो कौन सा ईयर था? 2021 था वो। 2021। सही हो गया। तो आपने तो मतलब माशाल्लाह से 2-3 सालों में इसका मतलब है कि अच्छी प्रोग्रेस इसमें देखी है अपने इस फील्ड के अंदर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैंने स्टार्ट किया था घरबार.com की बेसिकली थी, ये गुलबर्ग की कंपनी थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मुझे आइडिया नहीं था, मैं शुरू में बहुत घबराया था क्योंकि आपको पता है जब कोई भी चीज़ न्यू होती है तो बंदा घबराता है। तो स्टार्टअप किया था वहाँ से मैंने, मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र होगी फैशन टाउन में, वहाँ पे एक फर्म थी ग्रीनविल मार्केटिंग, उसमें का प्रोजेक्ट था ये पार, वो भी हाई राइज प्रोजेक्ट था और अपार्टमेंट्स थे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे महीने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेल होती थी, अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ की माशाल्लाह से। अच्छा, एक बात होती है ना कि एक बंदा होता है जिसके पीछे ऑलरेडी सपोर्ट होती है, ठीक है, फैमिली के एंड से हो, फ्रेंड्स के एंड से हो, उस बंदे को किसी भी फील्ड में जाने के लिए ना उस तरह की वो तकदो नहीं करनी पड़ती जो कि जिस तरह आपने बताया आपकी ज़िंदगी थी, आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी होगी। तो थोड़ा सुनने वालों को ये बताएं कि इस फील्ड के अंदर जो आप बच्चे आना चाह रहे हैं वो क्या सोच कर आए और ऐसी कौन से स्किल्स हों उसके अंदर कि वो इस फील्ड को चूज़ करें? लेकिन सबसे पहले तो ये कि स्टार्ट मतलब कहीं से भी लेते हैं वो चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है। मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि यार मैं इस फील्ड में टेक पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये कि मैंने कोशिश पूरी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। अब मेन चीज़ होती है आपकी कंसिस्टेंसी। आप किसी चीज़ में भी जो है वो प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी के थ्रू चलते हो ना कि आपने डे बाई डे, लेकिन फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप जब भी फेल होते हैं तो एक सक्सेस का निशान होता है। मुझे तकरीबन कोई रिजेक्शन बहुत रिजेक्शन है कि कभी
कॉल्स की क्लाइंट्स को, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, कभी टोकन होकर वापस हो जाते हैं, तो उनको डिमोटिवेट भी हो। ऐसा नहीं है कि बंदा कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपने ये सोच के आने, इस चीज़ को माइंड अपना बना के आना है कि आपको जो है वो रिजेक्शन मिलेगी, लेकिन आप उससे डिमोटिवेट नहीं। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं पूछूं कि कितनी जल्दी ग्रोथ है एक बंदे की इस फील्ड के अंदर आके, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, अगर रियलिटी बेस की बात करें ना, तो वो मैं अपने उस पर बात करूँ तो मुझे तकरीबन जो है प्रॉपर 6 से 7 महीने लगे थे अर्निंग करने में, अच्छी अर्निंग करने में। देखिए, दूसरे महीने जब मेरी सेल हुई थी, वो ये नहीं है कि मेरी मेहनत थी, लेकिन उतनी मेहनत नहीं थी। बाई चांस में आपको अक्सर 2 लाख कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो रियलिटी बेस बात करें तो 8 से 9 में 7-8 महीने आपको लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जो रियल एस्टेट की फील्ड है, पहले तो आप ये बताओ कि क्या ये मतलब फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम जॉब है? देखिए, ये दोनों आप वे में ले सकते हैं इसको। आप इसे किस उसमें समझते? लेकिन मैं जो है फुल टाइम में लेता हूँ। फुल टाइम? ये मारो तो आपने सुना 2 कश्तियों में मुसाफिर जो है वो फिर ना एक में रहते हैं ना दूसरी में रहते हैं। जी, इसी तरह की। तो लाइक आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी फर्म के अंदर जब जॉब कर रहे हो, तो वो तो फुल टाइम में आ सकता है, बट वैसे जो लोग वैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं या बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो तो पार्ट टाइम में नहीं आता। देखिए, आता है, लेकिन अब मैंने जो है वो स्टार्टिंग जो है वो हाई राइज से स्टार्ट किया था। अब लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ये लैंड्स की सेल परचेज, घरों की सेल परचेज। मैंने स्टार्टिंग हाई राइज से लिया था। हाई राइज में जो अपार्टमेंट्स या होटल स्वीट्स वगैरह इस चीज़ से स्टार्ट किया। तो मुझे बेसिकली प्रॉपर रियल एस्टेट का पहले मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि प्रोजेक्ट सेल्स में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो चुका है कि उसकी कैसे अंडर कंस्ट्रक्शन में आपने कब इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में आ गया। तो अगर हाई राइज की बात की जाए, तो जिन लड़कों की बात करें जो आप आना चाह रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप क्या उन्हें ये नहीं बोलेंगे कि जिस बंदे की ज़्यादा PR हो या जिसका ज़्यादा फ्रेंड सर्कल हो या इस तरह हो, उस बंदे के लिए ये फील्ड है? थोड़ा इंट्रोवर्ट्स है उसके लिए ये फील्ड नहीं है। देखिए, आपको इस फील्ड में जब आने का सबसे पहले आपको ओपन होना पड़ेगा, आपको अपना फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी गैलरी रखनी पड़ेगी। तो इस बारे में थोड़ा बताएं ना, जो गुर की बातें हैं वो आज आपसे हमने पूछनी, उसके लिए ये बैठे हुए सारे, वो बताएं कि लाइक आप देखो ना, मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा है ना जिसको शुरू से एक फैमिली स्पोर्ट थी, चाचा मामा ताया फूफा, आगे से आगे लोग जानने वाले एक मतलब मामलात होते हैं। अब आपके सिनेरियो के अंदर अब एक मतलब बाहर निकल के किस तरह आपने फ्रेंड्स बनाए, ठीक है ना, उनको कैसे वैल्यू किया, और ये आपको कैसे पता लगा कि यार आगे चल के ये वाकई में ही ये लोग सपोर्टिव होंगे, इस बारे में थोड़ा बताएं ना कि एक ऐसे बंदे को किस तरह मतलब जाना चाहिए। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं पले बड़े, उनके लिए मुश्किल है, तो वो थोड़ा बताएं अपने एक्सपीरियंस। बेसिकली देखिए, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं था इस चीज़ की तरफ की, किसी रियल एस्टेट में मेरे एक अंकल थे, वो काम करते होते थे, वो भी मैं होता पटवारी सिस्टम था, उसमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं थी। अच्छा, पहली चीज़ जो मैंने नोटिस ये की ना कि आपको जो है वो पहले तो आपका सर्कल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किसी का, मैं कहीं भी जाता था ना, फॉर एग्जाम्पल किसी रेस्टोरेंट में चला जाऊंगा, वहाँ बैठ के ना 2-4 लोग जो है बैठे थे, उनसे मिल लेता था, उनसे बातचीत कर लेता था कि यार ये है, मैं ये कर रहा हूँ, अपना कार्ड वगैरह इस तरह चीज़ प्रोवाइड करके आ जाता था। पहली बात तो ये। उसके बाद ये कि अक्सर हम कभी दोस्त वगैरह बैठे होते थे ना, तो कुछ दोस्तों को नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं खुद जानबूझ के बोल देता था कि यार मैं ये आजकल कर रहा हूँ, अगर कभी जरूरत हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप ये कर लेना। तो ये हुआ कि मेरे साथ ये रियलिटी बेस्ड वाक़या है कि इसी तरह मुझे रैंडमली एक कॉल आई है कि यार इस तरह सैन मुझे इसने नंबर दिया आपका, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह करी, तो सेव एंड साउंड इन्वेस्टमेंट है, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्लोज हुई। तो यही सारा सीन है। इसमें इनके इसको यूं कहना बेहतर होगा कि आपको अपनी सेल्फ मार्केटिंग करनी है। एग्जैक्टली, मेन सेल्फ मार्केटिंग है, आपकी पीआर स्ट्रांग होगी, लोग आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो आपने एक बात की ना कि मतलब ऑलरेडी कुछ आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें भी लोगों को नहीं पता होता, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इस फील्ड में सही बैठ जाओगे, या एक बंदा है जिसके नहीं है वो नहीं सही चलेगा। बट मैटर्स इज़ कि वो बंदा अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहा है, Exactly. उस ग्रुप में बैठ के अपना जो भी हल्का है बाब है उसके अंदर वो कैसे मैसेज कैसे कन्वे कर रहा है। सही हो गया। तो अब आपको अगर लेट्स सपोज इस रियल एस्टेट को छोड़ के कोई भी और आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो कौन सी अवेल करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपना स्टार्टअप लेने की कोशिश करूँगा। जो मुझे मेरा अपना जो प्लान है ना वो ये है कि मैंने वैसे यही सोचा हुआ था कि मैं जो वो चीज़ अडॉप्ट करूँगा जो मार्केट में गेन होगी। अभी मैंने हमारे मुल्क में जो वो ट्रेंड है
गाड़ियों का, ठीक है, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स। मुझे इस चीज़ का बहुत शौक था, शुरू से शौक है, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल कम है, इसलिए मैं ऐसे नहीं कर सका, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इन नियर फ्यूचर प्लान मेरा यही है कि मैं जो है वो स्पेयर पार्ट्स का जो बिजनेस करूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी तो दुआ है कि आपके लिए आसानी पैदा हो इस सारी चीज़ में। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ा मेजर क्वेश्चन है, वो ये कि देखें ये जो हाई राइज से रिलेटेड है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी, आप उसके बारे में बेहतर गाइड कर सकते हो कि हमारी सिटीज़ हैं, लाइक रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर लीजिए, अभी यहाँ पे नीचे लैंड के ऊपर स्पेस है और काफ़ी ज़्यादा है तो अभी तो शहर हॉरिजेंटली फैल रहा है, तो फिर ये जो आपका वर्टिकल इसमें आप लेकर आते हो, इसको आप लोग कैसे मतलब जस्टिफाई करते हो? लेट्स सपोज ये ना उधर कराची में समझ आता है जिधर लैंड नहीं है, उधर वर्टिकल में जाओ समझ आता है, अब पिंडी इस्लामाबाद में कैसे कर रहे हैं? पता है कैसे? अब देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल सर देता हूं। मैं हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो दुबई में रहते हैं, ठीक है, वहां पे भी जाके हम बिगास खाली पड़े हुए हैं, लेकिन वो रह कहाँ पे रहे हैं, वो फ्लैट्स पे रहे हैं, वहाँ पे भी स्पेस काफ़ी है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि यार दुबई जो है वो छोटा सा एक वो है स्टेट है, लेकिन नहीं, वो काफ़ी बड़ी स्टेट है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, जो जहाँ पे बनना अगर वो स्टार्ट करें ना तो वो बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन ये कि वहाँ पे क्यों है वर्टिकल? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक रीज़न है कि आपको मैनेजमेंट ईजी हो जाती है। सही, मैनेजमेंट ईजी हो जाती है आपकी जो पार्किंग है नीचे बेसमेंट में तकरीबन 4 से 5 बेसमेंट बनी होती है, सुकून से आपकी तकरीबन वहाँ पे आप 200 से 300 गाड़ियाँ सुकून से खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर तकरीबन कोई 100 से 200 लोग सुकून से रह सकते हैं, एक 14 से 15 स्टोरी की बिल्डिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी की बात है, जैसे आपने की सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन है, वहाँ पे तो सिक्योरिटी का रीजन है, लेकिन हमारे वहाँ भी सिक्योरिटी का रीजन है ऐसा। तो इस चीज़ को हम देखते हैं तो ये सबसे कहने की बेस्ट तरीका है। और इसके अलावा ये भी है ना कि वो जो आजकल ये सर्विस अपार्टमेंट वाला ट्रेंड चला हुआ है कि आपकी एक तरह वो एसिड तो वैसे भी होता है हमारे यहाँ पे अपार्टमेंट प्लॉट कुछ भी, बट वो आपको इनकम जनरेट करके दे रहा होता है। ऐसे ही है, देखिए अभी हमारे जो है ना वो डिफरेंट शहर से लोग अक्सर आ जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कुछ इस्लामाबाद आते हैं, वो काम होता है, तो अक्सर अभी ना कि सारी अब वर्टिकल बनाने का मकसद ये, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत है, सर्विस अपार्टमेंट बेसिकली जो होते हैं डिमांड बहुत है। अब बैरियर के अंदर आप चले जाए, आपको जो है वो नजर ही नहीं आएंगे आपको, लेकिन वहाँ पे हैं, लेकिन ये उनको उस तरह की सर्विसेज नहीं है। अब पीसी होकर चले जाए आप, वो भरा हुआ होगा जी, वहाँ पे आपको स्पेस ही नहीं मिलती, तो वेटिंग में बैठे होते हैं। तो मेन मकसद इस तरह देखा, फिर हमारे जो है वो मुल्क में आ चुका है काफ़ी, फैसलाबाद में, लाहौर में, उसके बाद मरी में बन चुका है, उसके बाद ये बैरियर टाउन में, ठीक है, बैरियर टाउन में बन रहा है, क्योंकि इस एरिया की नीड है, लोगों को ये चीज़ चाहिए। हमारे लोग जो है ना वो क्वालिटी अगर अच्छी हो ना तो वो पे करते हैं, बिल्कुल इसी, ये चीज़ आप भी मानो जी। इसी तरह इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो आप हमारे साथ और बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।